नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है चरित्रहीन। यह कहानी नयनतारा की है, जिसने कम उम्र में ही विधवा हो गई और इस पुरुष समाज में अपने चरित्र की रक्षा करते करते कब चरित्रहीन हो गई पता नहीं। तो आइए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। हे भगवान, बड़ा गलत हुआ उसके साथ। अभी उम्र ही क्या थी, बस यहीं कोई 3 साल पहले शादी हुई थी। बेचारी इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। राम राम। सुना है उसके पति ने जहर खा के मर गया। हमने भी तो यही सुना है। तमाम तरह की बातें उड़ रही है, क्या कहा जाए। मुझे तो लगता है लड़की में ही कोई दोष होगा, वरना शादी के बाद कौन ऐसे जहर खाता है। ये बातें करने वाले औरतें नयनतारा की पड़ोसन थी। ये नयनतारा कौन है? नयनतारा हमारे इस कहानी के सबसे मुख्य पात्र यानी कि नायिका है। नयनतारा 26 साल की एक लड़की है, जिसकी 3 साल पहले नीरज नाम के लड़के के साथ शादी हुई थी। शादी के समय सब सही था, पर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि नीरज नयनतारा को यूं बीच मझधार में छोड़ गया। नयनतारा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। जब उसकी शादी हुई थी तो उसने एमए में एडमिशन लिया था, पर शादी हो गई तो पढ़ाई छूट गई। बस वो और नीरज और उसका ससुराल यही रह गए उसके अपने। और आज जब नीरज नहीं है तो ऐसे में नयनतारा का क्या। नयनतारा की माँ आरती और पिता मोहन ऐसे अपनी बेटी को देख के तिल तिल मर रहे हैं। क्या सोचा था कि शादी होगी, बेटी सुखी रहेगी, पर क्या से क्या हो गया। मोहन और आरती के 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और 1 लड़का। सबसे बड़ी थी कुसुम, जिसकी शादी कर दी थी मोहन ने। फिर उससे छोटी बेटी थी गंगा और मझली थी नयनतारा। सबसे छोटा भाई था जो अभी पढ़ाई कर रहा था। मोहन भी ऐसी कोई खास नौकरी नहीं कर रहा था कि वो सब कुछ अकेले संभाल पाएगा। खैर, जब से नीरज का अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद से मोहन नयनतारा को घर ही ले आया था। नयन की तो आंखें बहते बहते झपकाना भी भूल गई थी। हमारा समाज भी कैसा है, न एक आदमी के जाते ही उसकी पत्नी को कोई अधिकार, कोई हक नहीं रह जाता। कल तक लाल साड़ी में घूमने वाली नयन से उसके ससुराल वाले ने जबरन उसके कहने कपड़े छीन उसकी आग लगा दी थी। आज के ज़माने में भी औरतों की वही दशा है जो पहले थी। हाँ, थोड़ा बहुत लोग जागरूक हुए हैं, पर पुराने आदर्शों पर चलने वाले लोगों की अभी भी कोई कमी नहीं है, अभी भी उसी ढेरे पर सवार है। आरती अपनी बेटी का मुंह देख देख के रो रही थी, जबकि मोहल्ले की औरतें अपने प्रपंच में जुटी हुई थी। अपना दुख और दूसरों का दुख पंचायत का टॉपिक। वाह, मोहल्ले के लोग नयन के दुख से दुखी नहीं थे, बल्कि इस बात से खोजबीन करना चाहते थे कि अब क्या, अब नयन का क्या होगा, नयन अपने ससुराल कब जाएगी, नयन के पति ने क्यों आत्महत्या की। ये सारी बातें आसपास के लोगों के लिए रहस्य बनी हुई थी, जिसका पता लगाने के लिए जिम्मा कोई नहीं लेना चाहता था। पर ये जरूर चाहते थे सबके जल्दी से पर्दा हटे और वो सच जान सके। नयन के पिता मोहन के छोटे से कंपनी में अकाउंट का काम देखते थे, जिससे खाना खर्चा चल जाता था। साथ ही 2 बच्चे की पढ़ाई भी चल रही थी। पर अब नयन के घर आने से उनके ऊपर भी काफ़ी दबाव आ गया था। ऐसे समय में वो अपनी बेटी से कहते तो कुछ नहीं सकते थे, पर उसके भविष्य की उन्हें भी काफ़ी चिंता थी। 7 दिनों तक नयन को किसी बात का होश नहीं था। उसकी तो जिंदगी ही मानो बर्बाद हो गई थी। अब क्या बचा था जानने और समझने के लिए। जिसके भरोसे वो अपना घर छोड़ के गई थी, वही उसे छोड़ गया, वो भी इस हाल में जिसका जिम्मेवार सब उसे ही मान रहे थे। नयन को ना खाने का होश था, ना सोने का। बस दिन रात आंसू बहा ही उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी। आरती अपनी बेटी के हाल देखकर काफ़ी परेशान होती, पर कर भी क्या सकती थी। वो 26 साल में विधवा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। हमारे यहाँ शादी के
बाद एक लड़की का ज़िंदगी में पति के साथ ही खुशियाँ होती है, अगर वो नहीं तो ज़िंदगी में मान सम्मान और खुशियाँ भी नहीं। धीरे धीरे सब समान हो गया था, पर नयन के लिए भी समान नहीं था। पर जीना तो था ही, क्योंकि मरने वाले के साथ मरा नहीं जा सकता और यही संसार की रीति है। पर दुनिया आपको कभी भी जीने नहीं देती जब तक शादी न हुई हो। शादी क्यों नहीं हुई, और शादी हो गई तो बच्चे क्यों नहीं हुए, उनको आपकी हर बात में घुसना ही है, भले फिर आपको उस बात की फिक्र हो या ना हो। पर कह कह के आपको उस बात की फिक्र करवाई जाती है। सब कुछ ऐसा ही नयन के साथ होने वाला था। नीरज की आत्महत्या के लिए हर कोई नयन को ही दोषी मान रहा था। जरूर इसी की गलती होगी। नयन के ससुराल के लोग ने भी पूरा का पूरा दोष नयन के मत्थे मर दिया था और अपने कर्तव्य से छुट्टी पा ली थी। लगभग 2 महीने बीत चुके थे। अब नयन को माँ बाप और भाई बहन के स्वभाव में भी अंतर दिखने लगा था। घर में उसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछता था। आप अगर सुखी हो तो सब आपके सुख में शामिल होने चाहेंगे, पर आप अगर दुखी हो तो सब आपसे अपना दामन मोड़ लेंगे। नयन के दुख में अब दुखी रहने वाले कोई नहीं था। नयन खुद अब आंसू बहाते बहाते थक चुकी थी। क्यों रोए वो? उसके पति ने आत्महत्या की किसी और लड़की की खातिर, जिससे वो प्यार करता था और शादी नहीं कर पाया। घर वाले के दबाव में आकर उसने नयन से शादी की, पर कभी पत्नी का दर्जा तक नहीं दिया। उस पति की विधवा बनकर रोना भी नयन को अब गवारा नहीं था। नयन ने देखा अब परिवार के लोग भी उससे कट रहे हैं। पहले जो माँ उससे देखते ही खुश हो जाया करती थी, अब वो उदास हो जाती है। भाई बहन अपनी पढ़ाई में रहते हैं, कोई बात भी नहीं पूछता। पिताजी को अब अलग चिंता है कि उसका बेड़ा कैसे पार होगा। नयन ने अपने आप को संभाला। अब वो और दुखियारन बन के नहीं जीना चाहती। जिसने कभी पत्नी समझा ही नहीं, उसके लिए वो दिन रात नहीं रो सकती। नयन आज काफ़ी दिन बाद शाम के समय अपने कमरे से बाहर आई और सबके साथ बरामदे में बैठ गई। तभी उसके भाई सूरज ने फ़ोन में कोई जोक सुनाया, जिससे सुनकर नयन हंस पड़ी और उसी समय पड़ोस की माया आंटी आरती से मिलने आ गई। नयन को यूं हंसता देख उनके सीने पर सांप लौट गया, पर अपने मन को काबू कर वो अंदर आए। उनको देख के नयन अंदर जाने लगी तो माया ने आरती को सलाह दी, पति को मरे अभी बस 2 महीने हुए हैं। नयन ऐसे हंस रही है, ये सब भर घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता। आरती ने मुंह झुका लिया पर कुछ नहीं बोला। माया के जाने के बाद आरती नयन के पास गई। नयन बेटी सो गई क्या? नहीं माँ। नयन अब तू पहले जैसे सुहागन नहीं रही। तुझे ऐसे सबके सामने मुंह खोल के हंसना नहीं चाहिए। नयन ने कुछ नहीं कहा, पर अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुन के उसे बहुत बुरा लगा। हाँ माँ, देख नयन, अब तू सुहागन नहीं है तो कुछ चीज़ें का ख्याल रखना पड़ेगा। समाज को भी मुंह दिखाना है, और फिर अभी तो गंगा की शादी भी करनी है। तेरे होते कौन उससे ब्याह करेगा? तुझे तो गंगा की बड़ी चिंता हो रही है। न जाने तेरे पापा कैसे करेंगे अकेले। आरती चली गई थी, पर उसकी कई बातें एक एक करके नयन के दिमाग में घूम रही थी। सही तो कह रही है माँ, मेरे होते गंगा की शादी कैसे होगी? पापा कैसे इतना खर्च संभालेंगे? मुझे कुछ करना होगा। मैं ऐसे बोझ बन के नहीं रह सकती। अगले दिन नयन सुबह सुबह तैयार हो रही थी तो आरती को अजीब लगा। ये क्या पहन रही है? उतार अभी के अभी। क्या हुआ माँ? ये पीला रंग सुहागिनों का है। तू अब से ये हल्के रंग पहना कर समाज का भी देखना है ना बेटा। नयन की आंखें भीग गई, पर उसने हल्के हरे कलर की साड़ी पहनी और अपने डॉक्यूमेंट्स लिए और बाहर जाने लगी। तभी मोहन ने आवाज़ दी, कहाँ जा रही है नयन? पापा, दीदी मेरे स्कूल में पढ़ाने वाली है। कहीं नहीं जाना। नाक कटाने की ठान ली है तुम लोगों ने क्या?
पति को मरे हुए 2 महीने नहीं हुए हैं और ये बन ठन के ऐसे बाहर पढ़ाने जाएगी। देखो नयन, हमारे घर की लड़कियां ये सब नहीं करती, समझी तू। मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुझे खिला सकूँ। हाँ, वही तो मैं भी कह रही थी। वैसे भी अब खाने और सोने के अलावा इसका काम ही क्या है। आरती की बातों से नयन का पूरा मन झकझोर गया। मेरी माँ मेरे बारे में कभी ऐसा कहेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नयन अपने कमरे में आ गई। जितना दुख उसे नीरज के जाने से नहीं हुआ था, उतना उसे अपनी माँ और पिता के बातें से हुआ। माँ पापा कौन से ज़माने में हो, अब ज़माना बदल गया है, अब ऐसा नहीं होता। दीदी का मन लगा रहे, क्यों आप लोग उन्हें पागल करने पर तुले हो, नयन की बहन गंगा ने कहा। तो नयन को हौसला हुआ, पर तभी मोहन ने उसे जोर से फटकारा। 2-4 किताबें क्या पढ़ ली, अपने को बहुत ज्ञानी समझने लगी हो। चुपचाप पढ़ाई करो जाकर, यहाँ बड़ों के बीच बहस मत करो। गंगा और सूरज भी वहाँ से उठ के चले गए। तो गंगा नयन के पास गई। दीदी, दीदी रोते नहीं। नयन ने अपने आंसू पोंछ लिए। दीदी, आप पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। आजकल बीए के बाद अच्छी जॉब नहीं मिलती, आप एमए भी कर लो, जिससे आपको अच्छी जॉब मिल सके। नयन ने गंगा से कहा। गंगा, मेरे पास न तो पैसे हैं और न पापा मुझे जाने देंगे। डरने की कोई बात नहीं है दीदी, मैं आपके लिए फॉर्म ले आई हूँ और पैसा सूरज अपनी कोचिंग का बोल के मांग लेगा। आप बस अपना एमए पूरा कर लो और जल्दी ही जॉब करो। आज का समय ऐसा है जहाँ कोई किसी का नहीं, अपनी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी पड़ती है। हाँ गंगा, अगले कुछ दिनों बाद ही नयन का एमए में एडमिशन हो गया। वो गंगा की किताबें से ही पढ़ लिया करती, साथ ही अब वो घर के काम में भी मदद करती रहती। पर आरती धीरे धीरे घर के सारे काम के लिए नयन को ही जिम्मेदार बनाती जा रही थी। सुबह उठने से लेकर रात तक के सब काम नयन को ही करने पड़ते। नयन अब घर की नौकरानी बन गई थी। भले ही वो घर उसका अपना था, पर माँ बाप की नज़र में अब वो पहले जैसी नहीं थी। पर नयन अपनी पढ़ाई भी करती और घर के काम भी। बीच बीच में मोहल्ले वाले उसे ताने भी देते रहते, अपने पति को खा गई, खोट इसी में होगा, ससुराल वाले भी नहीं रखा। नयन सुनती और आंसू बहाती और कर भी क्या सकती थी। इसी बीच गंगा की शादी की बातें चलने लगी। आज गंगा को देखने वाले आ रहे थे। आरती ने नयन को गंगा से दूर रहने की सख्त हिदायत दे दी थी। बाकी सारे काम नयन ने किए। थोड़ी देर बाद लड़के वाले आ गए। नयन किचन में थी, तभी लड़का किचन के पास लगे बेसिन में हाथ धोने आया और नयन को देख के वापस चला गया। थोड़ी देर बाद गंगा भी चाय लेकर गई। बातचीत हुई, फिर लड़के वाले चले गए। अगले दिन सुबह सुबह घर में कोहराम मचा था। नयन को समझ नहीं आया कि क्या बात है। वो किचन में गई। क्या हुआ माँ? आरती ने कुछ नहीं कहा। नयन अपने पिता के पास गई तो पिता ने भी मुंह फेर लिया। नयन अपने कमरे में आकर लेट गई। तभी गंगा आई। दीदी, हाँ आ जाओ गंगा, क्या हुआ? सब मुझसे नाराज़ क्यों है? दीदी, कल जो लड़का मुझे देखने आया था ना, उसने आपको पसंद किया है क्या? हाँ, मैं तो कह रही थी कि कर क्यों नहीं देते आपकी शादी, आपकी उम्र ही क्या है। चुप कर गंगा, ऐसी बातें मत कर। क्यों दीदी, इसमें क्या खराबी है? पत्नी के मरते पति तो दूसरी शादी करते हैं, तब कोई कुछ नहीं कहता, फिर औरत को ही क्यों? गंगा, तू नहीं समझेगी, तू अभी छोटी है ना। मैं सब समझती हूँ। उस लड़के से मना कर दिया है पापा ने, पर मुझे तो आपके लिए सही लगा। तभी आरती आ गई। गंगा, तू बकवास मत कर, जाकर पढ़ाई कर। गंगा चली गई तो आरती ने नयन से कहा, देखो नयन, तुम समझदार हो, परिवार की इज्जत है तुम्हारे हाथ में, जब तक हो जाए बचाए रखो। नयन एक बार फिर सोच में थी। मेरी ही खुशियों से सबकी इज्जत बचती है। नयन के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह सोचती कि इस तरह जीने से तो अच्छा है
मर ही जाऊं, पर सोचने से कहाँ कुछ होता है। नयन ने 1-2 बार आत्महत्या की भी कोशिश की, पर गंगा और सूरज उसे हमेशा बचा लेते थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह जीने से क्या फ़ायदा। जब कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता तो मेरे रहने न रहने से क्या फ़ायदा। इसी तरह नयन ने किसी तरह छुप छुप कर एमए की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अपने ही घर में नौकर की तरह रहना और अपने ही माँ बाप के सौतेले व्यवहारों तंग आ चुकी थी। उसी समय गंगा की शादी तय हो गई और घर में जश्न का माहौल बन गया था। कहानी के शेष भाग दूसरे भाग में सुनेंगे। इस भाग में बस इतना ही। मिलते हम कहानी के दूसरे भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।